बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज का वो सेल मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम अगर साइज़ की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन की जो साइज़ है वो हमारे पास है 7 नैनोमीटर। और फिर इस सेल मेम्ब्रेन को दूसरा क्या बोलते हैं, मतलब दूसरे नाम क्या, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मोलेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये प्लाज्मोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन ही को कहते हैं प्लाज्मोलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब यह है कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मोलेमा भी कह सकते हैं और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब हम बात करें लोकेशन की कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। इस चैप्टर में हम सेल एंड टिश्यू के बारे में, जो हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हम सेल एंड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट है टिश्यू। इस चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन है वो हमारे पास है टिश्यू है। तो उसमें हम मेनली टिश्यू को क्लासीफाई कर लेते हैं, जो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में। यानी इससे हमें ज़ाहिर होता है कि जो एनिमल टिश्यू किस चीज़ से बने हैं, यानी सेल ही से बनेंगे, और प्लांट टिश्यू भी सेल ही से बनेंगे। तो एनिमल का जो सेल है वो अलग सेल होगा और प्लांट का जो सेल है वो एक अलग सेल होगा, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब इस एनिमल सेल में और इस प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन कहाँ पर होती है। जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है अराउंड दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हमने कहा था कि साइटोप्लाज्म इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस विच इज़ सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। यानी ये अगर हम कहें कि हमारे पास एनिमल सेल है और ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म, तो जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है इसको हम क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर इसके बरक्स अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है। और सेल वॉल के नीचे हमारे पास क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। और फिर इस सेल मेम्ब्रेन है ये कवर करता है किस चीज़ को, साइटोप्लाज्म को। यानी कभी कभार एमसीक्यूज में भी पूछ लेते हैं कि प्लांट सेल में फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड्स आप किस तरह जाओगे। यानी प्लांट सेल में आप कहोगे कि सबसे पहले हमारे पास सेल वॉल आ जाता है, फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ जाता है, फिर हमारे पास साइटोप्लाज्म आ जाता है। और एनिमल सेल में सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है। और एनिमल सेल में हमारे पास नो सेल वॉल। अब ये लोकेशन को अगर हम पॉइंट में लेके हम एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, या हमने एक्सप्लेन कर लिया। और सेल वॉल के नीचे जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और बैक्टीरिया और फंगाई में भी इसी तरह होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ सेल की, तो बैक्टीरियल सेल में सबसे पहले हमारे पास कैप्सूल होता है, उसके बाद सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है, और फिर हमारे पास आ जाता है साइटोप्लाज्म। यानी हम कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल है उसमें आउटर मोस्ट लेयर कौन बना लेता है, सेल मेम्ब्रेन बना लेता है। प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में और फंगाई में जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन की, यानी कंपोजिशन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन क्या है। सेल मेम्ब्रेन मेनली 4 सब्सटेंस से बना है। एक हमारे पास है, एक प्रोटीन है, दूसरा हमारे पास लिपिड्स है, तीसरा कार्ब्स है और चौथा कोलेस्ट्रॉल है। अब इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी प्रोटीन जो पाई जाती है वो है 60 to 80%। यानी सेल मेम्ब्रेन तो इन चारों चीज़ों से बनी हुई है। यानी ये चार चीज़ों मिक्स होकर, कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस जो सेल मेम्ब्रेन बनी है इसमें प्रोटीन्स की परसेंटेज क्या है, वो है हमारे पास 60 to 80%। और इसी में
लिपिड्स की परसेंटेज क्या है, वो है हमारे पास 20 to 40%। और फिर इसमें कार्ब्स की जो परसेंटेज है वो है हमारे पास 2 to 10%। और इसी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो है हमारे पास 1 to 5%। अब अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन, तो चलो अगर आप किसी से कहें कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्ब्स और कोलेस्ट्रॉल से बनी है, इन चीज़ों जो जो कुदरत ने सेल मेम्ब्रेन को इन चीज़ों से बनाई है, इनमें हर एक की फंक्शन किया है। आज हम इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन की जो फंक्शन है वो किया है। हम सब ने सुना होगा कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो अ डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन और डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें क्या फ़र्क होता है? यानी अगर हम कहें कि जो प्रोटीन है ये सेल मेम्ब्रेन को जो प्रॉपर्टी देता है वो क्या देता है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी का। बाय द वर्ड सेलेक्टिव परमेबिलिटी आई मीन कि फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब सेल मेम्ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत है, ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है यानी, और ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। अब एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में ग्लूकोज भी पाया जाता है, प्रोटीन भी होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिपिड्स भी होते हैं। अब सेल को अगर ज़रूरत है ग्लूकोज की तो ये सब भी तो पाई जाती है, लेकिन सेल क्या कर लेता है, सेल की जो इनटेक है, सेल में जो एंडोसाइटोसिस हो जाती है, जो सेल में जो डिफ्यूज़ हो जाती है जो सब्सटेंस, वो ग्लूकोज हो जाती है, क्योंकि उसे ग्लूकोज की ज़रूरत है। इसलिए सेल मेम्ब्रेन ने क्या कर लिया, सेलेक्टिव परमेबिलिटी कर लिया। यानी ये सेलेक्टिव परमेबल है, यानी ये सिर्फ जो सेलेक्टेड चीज़ है, जो वो सब्सटेंस, वो न्यूट्रिएंट्स उसके लिए परमेबल हो जाता है, वो हर उन चीज़ों के लिए इजाज़त देता है कि वो सेल के अंदर आ जाए, वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाए जिसको इसी ज़रूरत है। यानी यहाँ पर इसे ग्लूकोज की ज़रूरत है तो ये सिर्फ ग्लूकोज के लिए परमेबल बन जाएगा। फ़र्ज़ करें ये प्रोटीन, इसे प्रोटीन की ज़रूरत है तो ये बजाय ग्लूकोज, बजाय लिपिड्स के, ये सिर्फ प्रोटीन इंटेक कर लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट इज़ अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। और ये जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, ये किस वजह से है, ये जो प्रोटीन्स पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में, ये ही प्रोटीन इसको सेलेक्टिव परमेबिलिटी की प्रॉपर्टी दे देती है। दूसरा वर्ड मैंने बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन आल्सो एक्ट एज अ डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन। डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन, अब इससे क्या मतलब है, वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी थी। सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू प्रोटीन, ये डिफरेंशियल परमेबिलिटी है। अब ये डिफरेंशियल परमेबिलिटी जो है, ये सेल मेम्ब्रेन की ये प्रॉपर्टी है, ये इसे कौन प्रोवाइड कर लेता है, ये इसका जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है हमारे पास लिपिड। यानी लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन को क्या बना लेता है, एक्ट एज अ डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है, ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन हुआ। अब यहाँ पर हमारे पास आयनिक सब्सटेंस भी पाया जाता है एक्स्ट्रासेलुलर में, प्लस नॉन पोलर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, प्लस पोलर सब्सटेंस भी पाई जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या कर लेता है, बजाय इस आयनिक और पोलर के, सेल मेम्ब्रेन जो इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं वो किसको डिफ्यूज़ कर लेते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस को। बाय द वर्ड नॉन पोलर आई मीन दिस इज O2, इधर इट इज CO2 और इधर इट मे बी ग्लूकोज एटसेट्रा। यानी सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, डिफरेंशियल डिफरेंस पैदा की, नहीं ये आ सकता, ये नहीं आ सकता। अब आयनिक और यानी पोलर और नॉन पोलर के दरमियान इन्होंने डिफरेंस पैदा कर ली। ये प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंशियल परमेबिलिटी, जो सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी है, ये इसे कौन प्रोवाइड कर लेता है, ये इसे लिपिड्स प्रोवाइड कर लेता है।
जो कार्ब्स है, तीसरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो हमारे पास है कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन में जो पाए जाते हैं, या तो ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, या तो ये लिपिड के साथ अटैच होते हैं, या तो ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। अगर प्रोटीन के साथ अटैच हुए तो इस कार्ब्स को, इस ग्लूकोज को मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा, देखो अब इसे ग्लाइको लो, ग्लाइको, और ये क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा। अगर ये ग्लूकोज लिपिड्स के साथ अटैच है फिर इसको मैं क्या बोलूँगा, ग्लाइकोलिपिड। यानी जो कार्ब्स पाई जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। अब इस ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछ सकते हैं कि जो कार्ब्स है इसका जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी क्या फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट क्या रोल प्ले करते हैं। तो जो ये जो कार्ब्स है यानी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ये एक्ट एज ए सिग्नलिंग, यानी सेल मेम्ब्रेन को, सेल को जो सिग्नल मिलती है वो क्या करती है, वो कौन प्रोवाइड करती है, या तो ग्लाइकोलिपिड होगा या ग्लाइकोप्रोटीन होगा। और इसके अलावा ये रिसेप्टर साइट्स भी है, ये हमारे पास क्या है, इट आल्सो एक्ट एज अ रिसेप्टर साइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि थायराइड ग्लैंड है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड है जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं T3 और T4। अब ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड है तो थायराइड ग्लैंड सेल ही से बनी है। अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी को T3 की ज़रूरत है तो इस सेल को कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी को T3 की ज़रूरत है। ये नहीं कोई केमिकल, कोई हार्मोन आ जाएगी, वो इस सेल पे जो बड़े ग्लाइकोप्रोटीन्स है या ग्लाइकोलिपिड्स है उसके साथ अटैच हुए, यानी इसको सिग्नल, उधर से सिग्नल आ रही है, क्या सिग्नल आ रही है कि हमारे बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, T3 की। अब ये जो ज़रूरत है, ये जो नीड है T3, ये क्या है, ये सिग्नल है ना, ये स्टिमुलस है ना। तो ये सेल, जब ये स्टिमुलस आ जाएगा तो यहाँ पर बड़े ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड इस स्टिमुलस को रिसीव करेगा और वो रिस्पॉन्ड करेगा किस चीज़ को, सेल को, कि आप क्या सीक्रेट करिए। यहाँ पर गोल्जी बॉडी वगैरह जो ऑर्गेनेली होती है वो हमारे पास क्या किया करेगी, सिक्रीशन तैयार कर ली है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है ये एक्ट इज अ सिग्नलिंग या एक्ट इज अ रिसेप्टर साइट। ये रिसेप्टर है ना, इसको ये रिसेप्टर, ये इन्होंने सिग्नल प्रोवाइड कर लिया कि बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, T3 की ज़रूरत है। जो फोर्थ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, वो सेल की जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर लेता है। यानी सेल एक हाँ स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है बॉडी को, बॉडी इस तरह हर एक सेल को भी एक खास टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। जो ये टेम्परेचर की जो रेगुलेशन है ये कौन करता है, ये प्रॉपर्टी सेल मेम्ब्रेन को कौन प्रोवाइड कर लेता है, ये कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड कर लेता है। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की जो दूसरा फंक्शन है वो क्या है, वो है हमारे पास फ्लूइडिटी। ये सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी इन नेचर है ना सेल मेम्ब्रेन की, ये कौन प्रोवाइड कर लेता है, फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन, प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। वो कौन प्रोवाइड कर लेता है, वो कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड कर लेता है। इसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किया है, तो ये फ्लूइड मोज़ेक ही वाज अ साइंटिस्ट एंड 1972 सिंगर एंड निकलसन एक्सप्लेन द मॉडल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। उस मॉडल को उन्होंने क्या कहा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा। ये इन्होंने जो 1972 में ये प्रेजेंट की थी, सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट थे दोनों। तो उन्होंने इकट्ठा एक मॉडल पेश किया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके अलावा भी हमारे पास रॉबर्टसन ने एक साइंटिस्ट था,
रॉबर्टसन, उन्होंने भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पेश की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए मॉडल पेश की थी ताकि वो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सके। लेकिन जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सिंगर एंड निकलसन की, ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। इन्होंने अच्छी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, ये हमें क्या बताते हैं? ये हमें कहते हैं कि जो लिपिड है, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर से बना है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो लिपिड्स पाई जाती है वो 2 लेयर के फॉर्म में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक लेयर है तो ये भी एक लेयर है, इसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये लिपिड की लेयर है, ये भी है, इसलिए ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये हमारे पास है लिपिड बाइलेयर। और मज़ीद क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाइलेयर है, लेकिन इस लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, यह इसमें एम्बेडेड है या इसमें फ्लोट कर रहे हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन लिपिड fluid mosaic model explain that cell membrane is formed from the lipid bilayer in which protein molecules are embedded or floating in atom। अब ये जो लिपिड है, ये लिपिड, इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए लिपिड की बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स है। उसमें जो एक है उसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। यानी सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाया जाता है वो स्पेसिफिक लिपिड है, उस लिपिड को हम कहते हैं फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ भी है कि उसका एक हेड होता है और उसी का एक टेल होता है। ये टेल जो है, ये इसका टेल हुआ, ये इसका हेड हुआ। ये हेड जो है ये पोलर होता है और ये टेल जो है ये हमारे पास नॉन पोलर होता है। इस तरह बहुत सारे फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल इस तरह अरेंज हुए होंगे। इस तरह से लिपिड बाइलेयर है ना, लेकिन दूसरा पॉइंट अपने ये ध्यान में रखना है कि जो लिपिड बाइलेयर है ये कुछ इस तरह से अरेंज हुई होती है कि इसके जो हेड्स है, ये हेड्स और इसकी जो टेल, इसकी जो टेल्स है दोनों लेयर की, वो आपस में मिलते हैं और जो हेड्स है वो अपोज करते हैं। यानी जो टेल टू टेल है ये आपस में कनेक्शन बनाते हैं। अगर कनेक्शन नहीं, ये भी टेल है तो ये भी टेल है, ये टेल तो ये भी टेल, और ये हेड और ये भी हेड, ये कुछ इस तरह से अरेंज हुई होती है। यहाँ पर सारे फास्फोलिपिड के हेड्स होंगे और यहाँ पर सारे फास्फोलिपिड्स की टेल होंगी। ये तो फर्स्ट लेयर हो गई। जो दूसरी लेयर है वो भी इस तरह अरेंज हुई होंगी कि वो इस जो दूसरे लेयर की जो टेल है वो इस टेल को फेस करेंगी। ये भी इसके टेल है, ये इसको फेस करती है ना, ये फर्स्ट लेयर की टेल को, फास्फोलिपिड की टेल को फेस कर रही है, ये सेकंड लेयर की। और हेड जो है वो इस हेड को अपोज करते हैं, यानी अपोजिट साइड पे है। और इसमें हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल पड़ी हुई होंगे, इस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होंगे। अब मैंने बता दिया था कि जो ग्लाइकोलिपिड है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये होल, ये हमारे पास एक फास्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास ये है, ये ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज फास्फोलिपिड यानी लिपिड के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन है। अगर ग्लूकोज प्रोटीन के साथ अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो इस लिपिड बाइलेयर के बिटवीन स्टक हुए होते हैं। कोलेस्ट्रॉल, ये भी कोलेस्ट्रॉल है, ये भी कोलेस्ट्रॉल है। ये हमारे पास क्या है, कार्ब्स है, और कार्ब्स जो अटैच हुआ है प्रोटीन के साथ तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। ये किसके साथ अटैच हुआ है, लिपिड्स के साथ, फास्फोलिपिड के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। अब यहाँ पर बात है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाई जाती है। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन्स हैं,
लेकिन इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होता है कि जो लिपिड बाइलेयर के एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक फुल पड़ा हुआ होता है। जैसा कि ये यहाँ से स्टार्ट है इस लेयर से, तो इस लेयर पे ख़त्म हुआ है, यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फुल दोनों लेयर को कवर कर रहा होता है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? उस प्रोटीन को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसके बरअक्स जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो या तो ऊपर यहाँ पर पाया जाएगा इस फॉस्फोलिपिड लेयर में, यानी या इसमें, लेकिन फुली इन दोनों को कवर नहीं कर रहा होता, या तो इस लेयर को कवर कर रहा होता है और या तो इस ऊपर वाले लेयर को कवर कर रहा होता है। उस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है, एक है हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा है हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड बाइलेयर में फुली एम्बेडेड हुआ होता है, एक 1 इंच से लेकर दूसरी इंच तक, जबकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन सिर्फ एक लेयर में पाई जाती है, यानी फुली कवर, जो फुली लिपिड बाइलेयर है उसको फुली कवर नहीं कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ देखें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थी वो यही थी कि जो लिपिड बाइलेयर है इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड हुए होते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेता है। प्रोटेक्शन किस तरह प्रोवाइड कर लेता है? हमने कह दिया कि ये डिफरेंशियल परमेबल है और सेलेक्टिव परमेबल है, क्योंकि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर कोई हार्मफुल या ड्रग्स है या कोई हार्मफुल सब्सटेंस है तो वो उसको सेल के अंदर सिग्नल नहीं आएगा, ग्लाइकोप्रोटीन और जो ग्लाइकोलिपिड्स है उसके ज़रिए उसको सिग्नल नहीं आएगा और वो उसे कह देगा कि हार्मफुल है, तो वो हार्मफुल सब्सटेंस है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा कि वो साइटोप्लाज्म में इंटर हो जाए। इसलिए ये प्रिवेंट करता है सेल मेम्ब्रेन को फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस। सेल सिग्नलिंग मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि सेल सिग्नलिंग फंक्शन किसकी है? कार्ब्स की है। वो कार्ब्स जो अटैच हुए होते हैं लिपिड्स के साथ उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और वो कार्ब जो अटैच हुए होते हैं प्रोटीन के साथ उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये दोनों एक्ट करते हैं, एक्ट इज अ सेल सिग्नलिंग और रिसेप्टर्स और रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट। ये मूवमेंट जो डिफरेंट मूवमेंट होती है, डिफ्यूजन होती है, जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये जितनी भी मूवमेंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसको रेगुलेट करती है। किस तरह रेगुलेट करती है कि या तो डिफरेंशियल परमेबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से इसको रेगुलेट करती है, या तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से इसको रेगुलेट कर रही होती है। अगर सेल में एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की ज़रूरत है तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी होगी। अगर सेल में पोलर, नॉन पोलर या आयनिक सब्सटेंस में आप डिफ्रेंशिएशन करें सेल में कि सेल को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड कर लेगा? वो लिपिड्स प्रोवाइड कर लेगा, क्योंकि लिपिड्स मेक सेल मेम्ब्रेन डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन, और डिफरेंशियल परमेबिलिटी की वजह से सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ नॉन पोलर सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए पास होते हैं, इन्हें डिफ्यूजन कर लेते हैं। और नॉन पोलर में क्या क्या आता है? CO2 आ जाता है, O2 आ जाता है, ग्लूकोज एट्सेट्रा, ये सब नॉन पोलर सब्सटेंस में आ जाते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।